हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गोरिथम के बारे में। चलिए आइए जानते हैं क्या होती है एल्गोरिथम। यहाँ पे हमने लिखा है एन एल्गोरिथम प्रेजेंट्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्रमबद्ध या स्टेप बाय स्टेप रूप से लिखा हुआ सॉल्यूशन होता है। सेम यही चीज हमने हिंदी में भी लिखी हुई है। हमने यहाँ पे लिखा है एक एल्गोरिथम किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक आवश्यक स्टेप बाय स्टेप निर्देश प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं तब हम यहाँ पे देख लेते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर, यानी हम यहाँ पे एक एल्गोरिथम का एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमको दो नंबर का एडिशन करना है। तो दो नंबर के एडिशन करने के लिए हमको यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखनी है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना है कि किस तरीके से हम दो नंबर का एडिशन कंप्यूटर के द्वारा करा सकते हैं। इसको सेम हम पहले अपने एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि दो नंबर का एडिशन आपसे बोला जाए कि आप मुझे 2 और 3 का एडिशन मुझे करके दो, तो बेसिकली होगा क्या, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 2 और 3 स्टोर हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी कि मैडम ने 2 और 3 को जोड़ने के लिए बोला है। तब आप अपने माइंड में 2 और 3 को जोड़ोगे और फिर अपने माइंड में कहीं ना कहीं 5 को स्टोर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद माइंड में स्टोर कर देने के बाद अब आप जो भी आपके माइंड में स्टोर हुआ है वो आप मुंह से बोल के बताओगे कि मैडम 5 इसका आंसर है। ओके, तो ये जो आपने प्रोसेस की, यही प्रोसेस कंप्यूटर भी करता है, यानी दो नंबर के एडिशन के लिए कंप्यूटर भी यही प्रोसेस करता है, बस थोड़ा सा कार्य करवाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। आइए देखते हैं वो तरीका क्या होगा। तो अब हम इसको अपने ही एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, देखिए जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे, किसी भी चीज की लिखें, सबसे पहले स्टेप होती है आप उसमें स्टार्ट जरूर लिखेंगे। नाउ अब फिर से याद करो जो मैंने अभी स्टेप्स बताई। यदि आपसे बोला जाए कि 2 और 3 को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली 2 और 3 को अपने माइंड में सेट करोगे। कंप्यूटर भी यही करेगा। कंप्यूटर यहाँ पे हमने लिखा है रीड ए बी, यहाँ पे ए और बी से अर्थ है हमारे कोई से भी दो नंबर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर से यदि हम दो नंबर के एडिशन का कोई प्रोग्राम बनवाएं तो ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ हम 2 और 3 को ही ऐड करवाएंगे, हम किसी भी नंबर को ऐड करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबरों को ए और बी के नाम से बता दिया है कि कोई दो नंबर है जो ए है और एक बी है ना। अब क्या होगा, देखिए आपके माइंड में क्या हुआ था, आपने सबसे पहले कोई दो नंबर जो मैंने बोर्ड पे बताए थे आपको 2 + 3, तो आपने उनको क्या किया था, पढ़ा था और पढ़ के अपने दिमाग के अंदर स्टोर किया था। सो सेम कंप्यूटर भी सेकंड स्टेप में क्या करेगा, जो यूजर दो नंबर दे रहा है इनको रीड करेगा और रीड करने के बाद अपने माइंड में स्टोर कर देगा। थर्ड स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो दो नंबर हमने माइंड में स्टोर करे थे उन दो नंबरों पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने माइंड में हम आंसर को भी स्टोर कर रहे हैं। कंप्यूटर भी सेम यही काम करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, अपने माइंड के अंदर ए और बी इन दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी प्रोसेसिंग करेगा। कंप्यूटर जो वर्क करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो दो नंबर उसको मिले उसको क्या करेगा, अपने माइंड में जोड़ेगा। अब जोड़ने के बाद जिस तरीके से आपने भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया था, इसी प्रकार कंप्यूटर भी ए और बी को जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया है उसको भी अपने माइंड में स्टोर कर लेगा। ठीक है, जैसे सपोज कंप्यूटर को आप 2 और 3 नंबर कंप्यूटर को भी दोगे तो कंप्यूटर भी 2 और 3 को 5 को जोड़ के वो 5 को अपनी मेमोरी में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है ना। अब चौथे स्टेप में बोल रहे हैं हम प्रिंट सम। देखिए आपके दिमाग में तो जो आंसर स्टोर हुआ था 5 होता, आपने बोल के बताया था कि 5 आंसर है, लेकिन कंप्यूटर तो बोलता नहीं है ना। हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें जो हम अभी यूज़ करते हैं अपना डेस्कटॉप या कंप्यूटर, वो बोलेगा नहीं, वो तो क्या करेगा, प्रिंट करके बताएगा आपको आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ आप बोल कर बताते हो, वहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रिंट करके बता रहा है कि 5 इसका क्या है, आंसर है। और एट लास्ट सबसे आखिरी में एंड। ठीक है,
जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, पहली स्टेप हमेशा और हमेशा स्टार्ट की होती है और सबसे आखिरी स्टेप हमेशा और हमेशा एंड की ही होती है। बीच में पूरी प्रक्रिया लिखी जाती है। तो अब ये मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है जिसके द्वारा मैं कंप्यूटर से 2 नंबर का एडिशन करवाऊंगी। अभी हम प्रोग्रामिंग पे नहीं जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग थोड़ा आगे जाकर आएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग बनाने से पहले हम उसके कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का आना बहुत जरूरी है। तो फ्लो चार्ट तो हम आने वाले टाइम में समझेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इस चीज की विशेषता देखो, ये चीज कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। फाइन, ऐसा नहीं कि प्रिंट सम को हम पहले लिख दें, रीड एबी को बाद में लिख दें, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है। कंप्यूटर को जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे कंप्यूटर वैसे काम कर देगा। तो कंप्यूटर से आप जो काम करवाओगे बेसिकली इसी तरीके से कराओगे ना। पहले कंप्यूटर को 2 नंबर दोगे तो कंप्यूटर आपके 2 नंबर रीड कर लेगा। एक कैलकुलेटर का ही एग्जांपल ले लीजिए। कैलकुलेटर में आप यदि 2 नंबर देते हैं, सपोज 2 और 3, तो वो कैलकुलेटर की मेमोरी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, यानी रीड हो रहे हैं, है ना। वो मशीन है, वो मेमोरी में स्टोर करने का मतलब रीड हो रहे हैं। फिर कैलकुलेटर ए और बी को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, फिर अपने दिमाग में कहीं ना कहीं वो 5 को स्टोर कर लेता है, यानी आंसर को स्टोर कर लेता है, और उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट करके बता देता है। नाउ काम खत्म, एंड। ओके, सो इसी तरीके के स्टेप जो हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम बनाने के पहले, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। आइए एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि यानी हम जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, क्या क्या उनके अंदर विशेषता होनी चाहिए एल्गोरिथम के अंदर। सबसे पहली विशेषता अनएम्बिगस। जो आपके एल्गोरिथम है वो अनएम्बिगस होना चाहिए। अनएम्बिगस का मतलब स्पष्ट। हमने यहाँ पे लिखा है एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगस, यानी प्रत्येक लाइन स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि क्या इस लाइन में लिखा हुआ है। इसी चीज को हमने यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करते हुए लिखा है। हमने लिखा है ईच ऑफ इट्स स्टेप्स और फेसेस एंड देयर इनपुट आउटपुट्स शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। प्रत्येक लाइन जो भी आप एल्गोरिथम में लिख रहे हैं, साथ ही साथ में उनके जो इनपुट और आउटपुट है। देखिए आपने यहाँ पे एल्गोरिथम का एग्जांपल देखा ना, इसमें जो ए और बी है ये यूजर कंप्यूटर को दे रहा है, यानी कंप्यूटर इनको ग्रहण कर रहा है, तो ये तो इनपुट हुआ, और ये कंप्यूटर यूजर को दे रहा है तो ये आउटपुट हुआ। तो ये जो इनपुट और आउटपुट है ये बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा होना चाहिए, और ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, इनका सिंगल और सिंगल एक ही मीनिंग निकलना चाहिए, ताकि जो प्रोग्रामर है उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। सो आई होप पहली जो स्टेप है अनएम्बिगस आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम में लिखी हुई प्रत्येक लाइन बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि प्रोग्रामर को प्रत्येक लाइन अच्छे से समझ में आ सके। सेकंड, इनपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। देखिए प्रत्येक एल्गोरिथम में यदि इनपुट नहीं है, यानी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें इनपुट की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तो वेल एंड गुड, यानी 0 इनपुट हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एल्गोरिथम में कोई इनपुट है तो आपको वो इनपुट बिल्कुल वेल डिफाइन करने होंगे, यानी प्रॉपर ढंग से डिफाइन करने होंगे कि कौन कौन से इनपुट आप यूज कर रहे हैं अपनी एल्गोरिथम को लिखने में। देन आउटपुट। आउटपुट के बारे में हमने लिखा है एन एल्गोरिथम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट। कि जब हम इस एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग के रूप में कोड करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो उसका क्या आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट बिल्कुल क्लियर तरीके से एल्गोरिथम में लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ में जो आउटपुट आ रहा है वो डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए, यानी जिस पर्पस से एल्गोरिथम लिख रहे थे वो पर्पस आपका सॉल्व होना चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट फाइनाइटनेस। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। देखिए जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि एल्गोरिथम में 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, एक तो स्टार्ट और एक एंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो किसी एक निश्चित स्टेप के बाद खत्म होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप उसमें जो जो वर्क करेंगे उस वर्क का एक निश्चित क्रम उस एल्गोरिथम में सेट कर दीजिए।
क्रम निश्चित होना चाहिए, यानी क्रम शुरू भी होना चाहिए और क्रम आपका अंत में जाके समाप्त भी होना चाहिए कि किस स्टेप्स का पालन करते हुए हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे और अंत में जाके ये आउटपुट आ जाएगा। वो स्टेप 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100, 1000 हो, कितनी भी उससे मतलब नहीं, लेकिन फाइनाइट यानी कोई तो अंत का नंबर होना चाहिए कि इतने स्टेप के बाद हमारी एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? हमने लिखा शुड बी फिजिबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए, जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप उसमें ये देखिए कि आपके पास जो जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्स को अप्लाई करते हुए आप उस एल्गोरिथम को लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर बनाने जा रहे हैं। अब घर बनाने के लिए करोड़ रुपए भी लग सकते हैं, लाखों रुपए भी लग सकते हैं, अरब भी लग सकते हैं, खरब भी लग सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, ठीक है, या फिर आपकी जो प्लानिंग है वो क्या बोलती है। तो आप अपने घर में जो भी सामान लगाओगे, जो भी कारीगर लाओगे, उसको उसी हिसाब से सेट करोगे ना, उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, काम करोगे। सेम इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में भी होता है। सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है तो उसमें भी कई सारे रिसोर्सेस लगते हैं। ओके, जैसे कि कंप्यूटर लगेगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी कोई ना कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर लगेगा, एम्प्लॉयज लगेंगे, टाइम लगेगा। तो आप हर चीज़ को लेकर चलिए और अपनी कॉस्ट के अनुसार ही प्रोग्राम की एल्गोरिथम को तैयार करिए। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट। एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस which should be independent of any programming code। इंडिपेंडेंट से यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो एल्गोरिथम है उसमें पहली चीज तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, यानी प्रत्येक स्टेप में क्लियर होना चाहिए हमको क्या काम करना है। इसके साथ साथ जो बात हमने यहाँ पे लिखी ना, विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड, यानी जो आपकी एल्गोरिथम है वो किसी भी प्रोग्रामिंग कोड के ऊपर निर्भर नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमने जब ये एल्गोरिथम पढ़ी ना, ए और बी को जोड़ने की, यानी 2 नंबर को जोड़ने की, ये एल्गोरिथम पाइथन में भी चल जाएगी, ये एल्गोरिथम सी प्रोग्रामिंग में भी काम आ जाएगी, ये एल्गोरिथम C++ में भी लग जाएगी। यानी जो एल्गोरिथम है ना, वो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कोड के ऊपर ही, किसी पर्टिकुलर कोड के ऊपर डिपेंड करे, है ना। एल्गोरिथम जो है वो कोड से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से लिखे हुए कंसेप्ट होना चाहिए कि हम इस तरीके से प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्रामिंग कोड के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के यूज किए हुए टर्म्स होने चाहिए एल्गोरिथम के अंदर। अब हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। देख लेते हैं एल्गोरिथम के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम विच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, आप सभी जानते हो जो एल्गोरिथम है वो क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ एक फॉर्मेट होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ओके, सो एल्गोरिथम जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का जब स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस में उसका पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो उसको समझना काफी सरल होता है। ये हमारे एल्गोरिथम का सबसे पहला एडवांटेज है, यानी जो प्रोग्रामर है वो एल्गोरिथम के द्वारा समझ जाएगा कि उसको क्या क्या कार्य परफॉर्म करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है और किस सीक्वेंस को लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं, एन एल्गोरिथम यूजेस अ डिफाइनाइट प्रोसीजर। जो एल्गोरिथम है उसकी दूसरी विशेषता है कि एक निश्चित प्रक्रिया बताती है। ये निश्चित प्रक्रिया से मतलब ये बताती है कि 5 स्टेप में आपका काम हो जाएगा या 6 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। ओके, यानी एक निश्चित प्रक्रिया बताती है और उसी निश्चित प्रक्रिया को आप फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को बनाइए ताकि आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से बन सके। नेक्स्ट, it is not dependent on any programming language, so it is easy to understand for anyone even without programming knowledge। एल्गोरिथम को उस व्यक्ति को भी समझना सरल हो जाता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया नहीं होता या जिसको अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आप पाइथन प्रोग्रामिंग अब पढ़ेंगे, है ना, आपने इसके पहले मान लीजिए कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, लेकिन जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा, ए और बी 2 नंबर को रीड करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर प्रिंट करेगा, तो ये जो मैंने आपको क्रम बता दिया ये आपको समझ में आ गया ना, जबकि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो एल्गोरिथम का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होती, तो इसको वो व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug. एल्गोरिथम में बेसिकली जितनी भी स्टेप्स लिखी हुई हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एकदम क्लियर होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब क्लियर है सारी स्टेप्स, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है, तो अगर यदि उसमें कोई गलती भी हो तो उसको फाइंड आउट करना बहुत सरल है, क्योंकि आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है। तो अब कोई गलती भी आ जाती है इसमें तो आप बड़ी आसानी से उसको देख सकते हो, यानी गलती को छांट सकते हो, छांटने के बाद गलती को वहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, डीबग करना होता है किसी भी गलती को फाइंड आउट करना और उसके बाद उसको रिमूव कर देना। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि प्रत्येक एल्गोरिथम के अपने खुद के लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं, है ना। बेसिकली जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हो, प्रत्येक एल्गोरिथम में क्या लॉजिक लगा हुआ है। जैसे अभी आपने एल्गोरिथम का उदाहरण देखा, रीड ए बी, तो आपने एक लॉजिक का, दिमाग का यूज करते हुए लिखा है कि कंप्यूटर रीड करेगा 2 नंबर ए और बी। आपने लिखा ना रीड ए बी, यानी कंप्यूटर 2 नंबर को रीड कर रहा है। फिर आपने लिखा ए प्लस बी, तो हम समझ गए कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, 2 नंबरों को जोड़ रहा है। तो एक लॉजिकल यानी दिमाग के द्वारा आपने एक सीक्वेंस तय किया ना, है ना। तो जब लॉजिकली सीक्वेंस आप तय कर रहे हो, लॉजिकल सीक्वेंस में आप पूरा अपना एल्गोरिथम्स लिख रहे हो, तो यदि इसमें कोई गलती भी है तो बड़ी आसानी से आप उसको डीबग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे लिखा है, बाय यूजिंग एल्गोरिथम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स, हेंस इट इज ईजियर फॉर प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम। एल्गोरिथम का हम जब यूज करते हैं तब हम एक काम और कर सकते हैं। यदि एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है तो आप उस एल्गोरिथम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड भी कर सकते हो। तो जब आपने एल्गोरिथम ही छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दी तो प्रोग्रामर के लिए भी सरल हो गया ना। प्रोग्रामर को समझ में आ गया, पहले एल्गोरिथम का जो पहला भाग है इसको हमें फॉलो करना है, फिर सेकंड भाग को फॉलो करना है, फिर थर्ड को फॉलो करना है। तो यदि हम बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हमको उसको सॉल्व करना सरल हो जाता है ना। इसी प्रकार एल्गोरिथम की यदि बड़ी है तो आप उसको छोटे छोटे पीसों में ब्रेक कर सकते हो, और इसका फायदा प्रोग्रामर को होता है कि प्रोग्रामर को बड़ी आसानी से एल्गोरिथम समझ में आती है और उसको एक्चुअल प्रोग्राम बनाने में काफ़ी सरलता हो जाती है। अब हम यहाँ पे डिसएडवांटेज देख लेते हैं एल्गोरिथम की। पहला डिसएडवांटेज है एल्गोरिथम इज टाइम कंज्यूमिंग। जो एल्गोरिथम है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी उसको लिखने में समय लगता है। समय क्यों लगेगा, देखो इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा ना कंप्यूटेशन के बारे में। तो मैंने बताया था कि पहले क्या होता है, रियल वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम आती है, फिर जो प्रोग्रामर है वो सोचता है, वो थिंकिंग करता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो ये थिंकिंग का जो टाइम होता है, सोचना समझना कि हमें अब क्या क्या करना है, वो तो टाइम लेता ही है ना। तो एल्गोरिथम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो आपका टाइम लेती है। हाँ, उसके बाद एल्गोरिथम बनने के बाद आपका कार्य सरल हो जाता है, लेकिन एल्गोरिथम बनाते टाइम आपको टाइम लगता है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम। देखिए, जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे चलकर आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आएंगे, इसमें लूप चलेगा, ऐसे प्रोग्राम जब आएगा तब आप देखोगे इसमें ब्रांचिंग भी होगी। तो इस तरीके की चीज़ों को, यानी ब्रांचिंग हो गई, लूप हो गई, इस तरीके की चीज़ों को एल्गोरिथम में लिखना काफ़ी कठिन होता है। अभी तो आपको ब्रांचिंग और लूपिंग का कंसेप्ट समझाना थोड़ा मुश्किल है, जब आप प्रोग्राम पढ़ोगे तब आपको बड़ी आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो प्रोग्राम है उनमें ब्रांचिंग और लूपिंग के कंसेप्ट होते हैं और उन कंसेप्ट को एल्गोरिथम में बताना बड़ा मुश्किल होता है। थर्ड, बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में बड़े बड़े टास्क यानी बड़े बड़े कार्य को पुट करना काफ़ी कठिन होता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा टास्क है तो अब इतने बड़े टास्क को आप किस तरीके से एल्गोरिथम में लिखोगे, क्योंकि बेसिकली एल्गोरिथम क्या है, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हो वो तो फाइन है, लेकिन उसको थोड़े तरीके से लिखोगे ना ताकि आपका जो रिटर्न है वो एक प्रोफेशनल भी दिखे, अच्छा भी लगे, और ऐसा नहीं हो कि आपने पूरी थ्योरी भर दी। यानी आप उसको प्रॉपर तरीके से समराइज करके लिखोगे एल्गोरिथम में स्टेप्स। ठीक है, देखिए जब भी कोई बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं ना उसको एल्गोरिथम के रूप में लिखना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ तो आप पहली लाइन में देख ली ना, टाइम कंज्यूमिंग, यानी कोई सी भी एल्गोरिथम उसको सोचना समझना, क्या करना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करना है,
ठीक है, यदि छोटी है तब तो आपने अपनी स्टेप्स दिमाग में बनाई और लिख दी, लेकिन बहुत बड़ा क्रिटिकल टास्क है तो उसको एल्गोरिथम के रूप में लिखना थोड़ा कठिन होता है। लिखा तो जाता है लेकिन कठिन होता है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगी आपको एल्गोरिथम। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका एल्गोरिथम के ऊपर आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।